लव यू। आज हम फिर से हाजिर हुए हैं बीए द्वितीय वर्ष की हिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास को लेकर। आज हम चर्चा करेंगे जहांगीर का उत्तराधिकारी जो कि शाहजहाँ रहे थे। तो आज हम मुग़ल बादशाह शाहजहाँ के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो अब हम चलते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है मुग़ल बादशाह शाहजहाँ। तो मुग़ल बादशाह जो शाहजहाँ है, इनका ये शासन जो अवधि है वो 1627 से 1658 ईस्वी के मध्य मानी गई है। और कई विद्वानों के अनुसार शाहजहाँ की जो शासन अवधि है वो 1628 से लेकर 1658 ईस्वी के मध्य रखी गई है। लेकिन इतना निश्चित है कि जहांगीर की मृत्यु के पश्चात जो शाहजहाँ है वो मुग़ल बादशाह बनता है और शासन सत्ता अपने हाथ में लेने के पश्चात अपने साम्राज्य को आगे बढ़ाता है। तो आइए शाहजहाँ के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करने से पूर्व आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे शाहजहाँ का प्रारंभिक परिचय, उसका प्रारंभिक जीवन, उसकी प्रारंभिक विद्रोह या फिर उसका साम्राज्य विस्तार, या इसके अलावा जो शाहजहाँ के द्वारा निर्माण कार्य संपन्न करवाए गए थे उनके बारे में, और उत्तराधिकार युद्ध जो कि 1658 से 59 ईस्वी के मध्य लड़ा गया था। तो इन सब के बारे में आज हम क्या करेंगे, संक्षेप में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो विस्तार पूर्वक चर्चा है वो अपने अगले टॉपिक में करेंगे। तो आइए अब चलते हैं शाहजहाँ के बारे में संक्षिप्त जानकारी जो कि विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है। तो अब हम चलते हैं शाहजहाँ के परिचय के बारे में जानकारी। तो शाहजहाँ का जन्म है वो 5 जनवरी 1592 ईस्वी को हुआ था। शाहजहाँ का जो जन्म है वो 5 जनवरी 1592 ईस्वी को हुआ था। इनके बचपन का जो नाम था शाहजहाँ के वो खुर्रम था और बाद में शाहजहाँ के नाम से ये मुग़ल सम्राट बनता है। तो शाहजहाँ की उपाधि है वो जहांगीर के द्वारा प्रदान की गई थी जब शाहजहाँ ने क्या किया था, दक्षिण भारत में अहमदनगर की विजय प्राप्त की थी। तो इस उपलक्ष्य में जहांगीर ने जो खुर्रम को क्या दी, शाहजहाँ की उपाधि प्रदान कर दी थी। तो शाहजहाँ का जो राज्याभिषेक है वो 24 फरवरी 1628 ईस्वी के मध्य माना गया है। तो इसके बीच में छुटपुट घटनाएं घटित होती हैं जो हम आगे देखेंगे इसके प्रारंभिक जीवन के अंतर्गत। तो परिणाम यह रहता है कि जो शाहजहाँ का जो राज्याभिषेक है वो 24 फरवरी 1628 को जाकर संपन्न हो पाता है। तो इसके साथ ही गद्दी पर बैठने के साथ ही जो शाहजहाँ है वो अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण ए सानी नाम की उपाधि के साथ ये जो शाहजहाँ है वो मुग़ल बादशाह बनता है। तो इस प्रकार इसका राज्याभिषेक 24 फरवरी 1628 ईस्वी को माना गया है और गद्दी पर बैठते ही इसने अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण ए सामी की जो उपाधि है वो इसने क्या की थी, धारण की थी। इसकी पत्नी का जो नाम था वो अर्जुमंद बानो बेगम था। अर्जुमंद बानो बेगम था जो कि आसफ खां की पुत्री थी, अर्थात नूरजहां का भाई आसफ खां की ये पुत्री थी, अर्थात नूरजहां की ये भतीजी थी। तो आसफ खां ने अपनी बेटी का विवाह अर्जुमंद बानो बेगम का जो विवाह है वो शाहजहाँ से करवा दिया था। तो अर्जुमंद बानो जिसको कि इतिहास में मुमताज़ के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि 14 बच्चे के प्रसव के समय अर्जुमंद बानो बेगम की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। तो अर्जुमंद बानो बेगम अर्थात मुमताज़ की ही याद में शाहजहाँ ने आगरा में ताजमहल का निर्माण करवाया था।
तो अब चलते हैं शाहजहां के पुत्र और पुत्री के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो शाहजहां के पुत्र जो थे उनमें मुख्य थे दारा शिको, औरंगजेब, मुराद बख्श, शाह शुजा। ये अर्जुमन बानो बेगम की संतानें थी। तो दारा शिको, औरंगजेब, मुराद बख्श और शाह शुजा, इनकी 3 पुत्रियां थी, जहान आरा, रोशन आरा, गोहन आरा। तो इस प्रकार 7 संतानें जो शाहजहां की जीवित बची थी, वो 7 की मृत्यु हो चुकी थी। तो इस प्रकार ये शाहजहां की जो 7 संतानें हैं और उनके नाम इस प्रकार हैं। तो उत्तराधिकार जब युद्ध हुआ था 1658-59 ईस्वी में शाहजहां के पुत्रों में, तो इस युद्ध में जो दारा शिकोह का साथ दिया था वो जहान आरा ने ही दिया था। तो जहान आरा ने समर्थन किया था दारा शिकोह का उत्तराधिकार युद्ध में। तो इसी प्रकार औरंगजेब का जो समर्थन है वो रोशन आरा ने किया था, और मुराद बख्श का जो समर्थन है वो गोहन आरा ने किया था। तो यही कारण है कि इनका जो क्रम है इस प्रकार से निर्धारित किया गया है, ताकि आपको पता चल पाए कि दारा शिकोह का जो समर्थन है वो जहान आरा के द्वारा किया गया उत्तराधिकार युद्ध में, और औरंगजेब का समर्थन रोशन आरा के द्वारा किया गया, जबकि मुराद बख्श का जो समर्थन है वो गोहन आरा के द्वारा किया गया, और शाह शुजा का समर्थन किसी ने भी नहीं किया था। तो इस प्रकार ये शाहजहां के पुत्र और पुत्रियों के नाम हैं। पुत्र दारा शिको, औरंगजेब, मुराद बख्श, शाह शुजा थे, जबकि पुत्री जहान आरा, रोशन आरा और गोहन आरा थी। तो आइए प्रारंभिक परिचय के पश्चात अब हम चलते हैं शाहजहां के प्रारंभिक जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या था कि बादशाह बनने से पहले शाहजहां ने क्या किया था, मेवाड़ अहमदनगर को जीत लिया था। अहमदनगर में विजय प्राप्त करने के कारण ही जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि प्रदान की थी। इसके अलावा मेवाड़ के साथ संधि करने में शाहजहां की क्या रही, मुख्य भूमिका रही थी। तो मेवाड़ संधि जो है शाहजहां और मेवाड़ के शासक राणा अमर सिंह के बीच में हुई थी। इस संधि को संपन्न करवाने में शाहजहां ने अपनी मुख्य भूमिका निभाई थी। इसी प्रकार 1623 में क्या किया था, शाहजहां अर्थात खुर्रम ने क्या किया था, जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था, क्योंकि जो नूरजहां थी वो इस समय क्या थी, अपने दामाद शहरयार को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहती थी, जबकि इसका उत्तराधिकारी जो था वो शाहजहां बनना चाहता था। तो यही कारण है कि जो शाहजहां है वो औरंगजेब के विरुद्ध क्या कर देता है, विद्रोह का झंडा खड़ा कर देता है। तो इस विद्रोह को दबाने में महाबत खां और परवेज को भेजा जाता है। तो बाद में जो शाहजहां है वो आत्मसमर्पण कर देता है और जहांगीर से क्या कर लेता है, माफ़ी मांग लेता है। तो इस प्रकार जहांगीर उसे माफ़ कर देता है। फिर जहांगीर की मृत्यु के बाद क्या हुआ, दरबारियों ने खुसरो के एक पुत्र दावर बख्श को क्या कर दिया, बादशाह घोषित कर दिया था। दूसरी ओर शहरयार ने क्या किया था, लाहौर में खुद को क्या कर दिया, बादशाह घोषित कर दिया था, क्योंकि इस समय शहरयार और शाहजहां जो दोनों ही थे वो आगरा में उपस्थित नहीं थे। तो यही कारण है कि जहांगीर की मृत्यु के बाद जो दरबारी लोग थे उन्होंने खुसरो के पुत्र दावर बख्श को क्या कर दिया, बादशाह घोषित कर दिया था, जो कि नाम मात्र का ही शासक था। इसने कुछ समय तक ही शासन किया था, कुछ महीनों तक ही। तो दूसरी ओर शहरयार ने क्या किया था, स्वयं को लाहौर के अंदर बादशाह घोषित करवा दिया था। तो इस प्रकार शाहजहां के कहने पर फिर आसफ खान ने क्या किया, सभी राजकुमारों और उत्तराधिकारियों का करवा दिया वध। तो इस प्रकार शाहजहां ने आज्ञा दी
अपने ससुर आसफ खां को और जहांगीर के जितने भी उत्तराधिकारी या फिर कोई राजकुमार बचा था तो उसने क्या किया, उन सब की आसफ खां ने क्या करवा दी, हत्या। क्योंकि आसफ खां चाहता था कि जहांगीर का जो उत्तराधिकारी है वो शाहजहां घोषित किया जाए। तो इस प्रकार सभी राजकुमार और उत्तराधिकारियों का वध हो जाने के पश्चात अब केवल शाहजहां ही बचा था, जहांगीर का उत्तराधिकारी। इस प्रकार शाहजहां फिर आगरा में प्रवेश करता है, जहां उसका राज्याभिषेक 24 फरवरी 1628 ईस्वी को करवा दिया जाता है। तो इस प्रकार 24 फरवरी 1628 को जो शाहजहां का आगरा में राज्याभिषेक करवा दिया जाता है और जो शाहजहां है वो अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद शाही किरण सानी की उपाधि के साथ वो गद्दी पर बैठ जाता है। इस प्रकार जहांगीर की मृत्यु के पश्चात जो नया उत्तराधिकारी है अर्थात शाहजहां, वो क्या बनता है, मुगल बादशाह बनता है, जो कि 1627 से लेकर 58 ईस्वी तक जो है इसकी शासन अवधि बताई गई है। तो इस प्रकार शाहजहां ने आगरा में राज्याभिषेक होने के पश्चात शाहजहां ने फिर क्या किया, अपने ससुर को अर्थात आसफ खां को उसने 7000 जात एवं सवार का के साथ उसको क्या दे दिया, वजीर का पद भी दे दिया था, मनसबदार पद पर नियुक्त कर दिया। 7000 जात और सवार के पद के साथ ही उसको क्या है, वजीर का पद भी उसको क्या कर दिया गया, प्रदान कर दिया गया था। इससे पहले जो वजीर का पद था वो किसको मिला हुआ था, नूरजहां के पिता को, यास बेग को मिला हुआ था। अब यह जो पद है वो आसफ खां को हस्तांतरित कर दिया गया था। तो यह है जहांगीर का परिचय और उसका प्रारंभिक जीवन। तो अब हम जानकारी प्राप्त करेंगे शाहजहां के समय में जो प्रारंभिक विद्रोह हुए गद्दी पर बैठने के पश्चात, तो उसके बारे में अब हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए अब हम चलते हैं इसके प्रारंभिक विद्रोह जो शाहजहां के समय में हुए थे। तो इसमें क्या था, सर्वप्रथम जो विद्रोह था वो था बुंदेलखंड का विद्रोह। तो इसमें जो था बुंदेलखंड का विद्रोह जो है वो जूझर सिंह ने किया था। तो 1628 में यह विद्रोह किया गया था। तो ये बुंदेलखंड का शासक था, अतः इसने शाहजहां के समय विद्रोह का झंडा खड़ा कर दिया था। तो शाहजहां ने इसके विरुद्ध अभियान किया और 1628 से 35 तक इस विद्रोह के दौरान इन दोनों पक्षों में क्या हो जाती है, संधि वार्ता हो जाती है और यह युद्ध जो है वो समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार बुंदेलखंड का विद्रोह का दमन कर दिया जाता है शाहजहां के द्वारा और इन दोनों पक्षों में संधि वार्ता हो जाती है। इसका कारण क्या था विद्रोह करने का, क्योंकि इस समय क्या था, बुंदेलखंड का जो इससे पहले शासक था वो था वीर सिंह बुंदेला। वीर सिंह बुंदेला था। तो इसके अंतर्गत क्या था कि बुंदेलखंड का जो शासक था इससे जूझर सिंह से पूर्व कौन था, वीर सिंह बुंदेला था, जिसके जहांगीर के साथ क्या थे, अच्छे संबंध थे। और जहांगीर के कहने पर वीर सिंह बुंदेला ने क्या कर दी थी, अबुल फजल की हत्या करवा दी थी। लेकिन वीर सिंह बुंदेला की मृत्यु के पश्चात बुंदेलखंड का जो नया शासक है वो जूझर सिंह को बनाया जाता है। तो जूझर सिंह के जो संबंध थे वो शाहजहां से क्या है कि अच्छे नहीं थे, अतः उसने 1628 में वो क्या कर देता है, विद्रोह का झंडा खड़ा कर देता है। तो इस पर शाहजहां जो इसके विरुद्ध अभियान करता है और इस अभियान में बुंदेलखंड का जो शासक है अर्थात जूझर सिंह वो फिर शाहजहां के साथ क्या कर लेता है, एक संधि वार्ता के लिए तैयार हो जाता है। इस प्रकार बुंदेलखंड के साथ शाहजहां के द्वारा एक संधि संपन्न की जाती है और दोनों में आपस में क्या होता है, समझौता हो जाता है। तो इसके पश्चात चलते हैं हम 1628 में एक विद्रोह और हुआ था जो कि अफगान सरदार
खान जहां लोदी के द्वारा किया गया था। तो इस पर शाहजहां ने अपनी सेना के द्वारा इस विद्रोह को कुचलने का अच्छा प्रयास किया और फिर क्या हुआ, इस अफगान सरदार की 1631 में शाहजहां के द्वारा हत्या करवा दी जाती है। तो इस प्रकार शाहजहां के गद्दी पर बैठते ही दो प्रमुख विद्रोह हुए थे जिनको दबाने में शाहजहां ने अपनी मुख्य भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट है 1632 में क्या हुआ था, पुर्तगाली जो लोग थे उनकी जो उदंडता थी वो काफ़ी उस समय बढ़ चुकी थी। अतः जो शाहजहां था वो पुर्तगालियों की गतिविधियों से काफ़ी नाराज था। अतः उसने अपने सेना अभियान के द्वारा क्या किया, पुर्तगालियों को दंडित करने का निश्चय कर लिया और उन पर कार्रवाई करते हुए उनको पराजित कर दिया। और उसके साथ ही उसने हुगली पर शाहजहां ने क्या कर लिया था, अधिकार कर लिया था। इस प्रकार पुर्तगालियों को उनकी उदंडता को समाप्त करते हुए उन पर विजय अभियान किया और हुगली पर जो है शाहजहां की सेना के द्वारा अधिकार कर लिया जाता है। 1632 ईस्वी में शाहजहां के सैनिकों के द्वारा हुगली पर एकाधिकार स्थापित कर दिया जाता है। फिर इसके अलावा सिख गुरु हरगोविंद राय जी के साथ भी शाहजहां का क्या है, निरंतर छुटपुट संघर्ष की जो घटनाएं हैं वो घटती रहती हैं। तो संघर्ष की जो घटनाएं छिटपुट होती रहती हैं, ये जो बड़े कारणों से इनमें आपस में विवाद नहीं होता शाहजहां में और सिख गुरु हरगोविंद राय जी के मध्य में। छोटी छोटी घटनाओं को लेकर क्या होता है, संघर्ष किया जाता है। पहला कारण तो ये था, एक बार शाहजहां जो शिकार पर निकलता है और उसका जो बाज है उड़कर सिखों की तरफ चला जाता है। तो सिख जो है इस बाज को देने से क्या करते हैं, शाहजहां को मना कर देते हैं। परिणाम स्वरूप इनमें क्या होता है, संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो दूसरा जो कारण था वो ये था कि एक डाकू के द्वारा क्या हुआ था, मुगल शासन के अंतर्गत अर्थात जब शाहजहां गद्दी पर बैठा हुआ था उस समय उन्होंने मुगलों के 2 घोड़े चुराकर सिखों को क्या कर दिए थे, भेंट कर दिए थे, जिसे सिख गुरु हरगोविंद राय जी ने क्या कर लिया था, स्वीकार कर लिया था। तो शाहजहां के द्वारा अपने घोड़े वापस मांगने पर सिखों के द्वारा वो घोड़े उन्हें वापस नहीं दिए जाते हैं। यही कारण है कि सिखों में, सिख गुरु हरगोविंद राय जी में और मुगल सम्राट शाहजहां के मध्य जो है संघर्ष की घटना चलती रहती है। इससे पूर्व जो जहांगीर ने क्या किया था, गुरु अर्जुन देव जी की हत्या करवाई थी। तो इस प्रकार शाहजहां के समय में भी सिख गुरु और मुगल शासक के मध्य क्या है, संघर्ष की स्थिति बनी रहती है जो कि समाप्त नहीं हुई। तो ये थी प्रारंभिक विद्रोह अर्थात बुंदेलखंड का विद्रोह 1628 से 35 तक। खान जहां लोदी द्वारा जो विद्रोह किया गया 1628 से 31 तक और पुर्तगालियों की दंडता पर उन्हें दंडित किया गया 1632 में शाहजहां के द्वारा और हुगली पर एकाधिकार स्थापित कर लिया गया था। तो आइए अब हम चलते हैं शाहजहां के साम्राज्य विस्तार पर थोड़ी सी संक्षेप में जानकारी प्राप्त करते हैं। अब है शाहजहां का साम्राज्य विस्तार। सबसे पहले शाहजहां ने जो है दक्षिण भारत विजय अभियान शुरू किया। इसके अंतर्गत सर्वप्रथम उसने अहमदनगर जो कि 1629 से 36 के बीच उसने क्या किया, अहमदनगर पर विजय प्राप्त कर ली। फिर है गोलकुंडा 1636 में और फिर इसके पश्चात 1636 में ही उन्होंने क्या किया, बीजापुर पर भी क्या कर ली, विजय प्राप्त कर ली। और गोलकुंडा और बीजापुर से शाहजहां ने क्या कर ली, संधि वार्ता अर्थात एक समझौता संपन्न कर लिया। तो इस प्रकार दक्षिण अभियान अहमदनगर, गोलकुंडा और बीजापुर के मध्य किए गए, जिसके अंतर्गत अहमदनगर को 1629 से 36 के बीच जो अभियान चला था उसे जीत लिया गया। फिर गोलकुंडा 1636 में और बीजापुर को भी 1636 में क्या कर लिया गया, एक संधि वार्ता इन दोनों प्रदेशों के साथ कर ली गई थी। तो अब हम चलते हैं कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु पर। तो औरंगजेब जो था शाहजहां का पुत्र था, उसे 1636 से 44 तक और 1652 से 58 तक वो क्या रहा था, दक्षिण के सूबेदार के पद पर रहा था, दक्खन।
का क्या रहा, सूबेदार रहा था। फिर मीर जुमला, मोहम्मद सईद जो नाम था उसका, उसने क्या किया था, शाहजहां को कोहिनूर हीरा प्रदान किया था। ये जो मीर जुमला अर्थात मोहम्मद सईद था, ये गोलकुंडा का क्या था, वजीर था। ये गोलकुंडा का वजीर था जिसने कि शाहजहां को कोहिनूर हीरा प्रदान किया था। उपहार के रूप में कोहिनूर हीरा प्रदान किया मीर जुमला अर्थात मोहम्मद सईद ने, और शाहजहां ने फिर क्या किया, इस कोहिनूर हीरे को मयूर सिंहासन में जड़वा दिया था। तो आगे चलते हैं। इसके अलावा सदैव मुगलों एवं ईरान अर्थात फारस में क्या था, संघर्ष का जो कारण जो है वो रहा था, दोनों में संघर्ष की स्थिति चलती रहती है कंधार दूरक को लेकर। तो सदैव ही मुगलों एवं ईरान में क्या है, संघर्ष बना रहा कंधार को लेकर। तो इसमें क्या था, 1632 में फारस ने क्या किया था, कंधार को जीता था, और 1632 में फारस ने इसे जीता था। और 1628 में जो था ये पहले किसके अधीन था, मुगलों के अधीन था, लेकिन 1648 में फारस के अधीन ये पुनः हो गया था कंधार। तो इस प्रकार कंधार जो है वो मुगलों में, कंधार को लेकर मुगलों और ईरान अर्थात फारस में क्या है, संघर्ष चलता रहता है। और 1632 में फारस ने इस पर विजय प्राप्त कर ली और अधिकार कर लिया, जबकि 1628 में यह मुगलों के अधीन था, लेकिन बाद में ये वापस क्या है, 1648 में क्या हो जाता है, फारस के अधीन हो जाता है। तो ये थे इसके प्रारंभिक विद्रोह और उसके साम्राज्य विस्तार की कुछ घटनाओं की जानकारी। तो आइए अब हम चलते हैं शाहजहां के संबंध में कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर, अर्थात उसकी स्थापत्य कला के क्षेत्र में क्या योगदान था और उसके उत्तराधिकार के समय में जो युद्ध हुआ था उनके बारे में हम संक्षेप में क्या करेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए अब हम चलते हैं शाहजहां के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर। तो शाहजहां का जो शासन काल था वो मुगल स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है, जबकि जहांगीर का जो काल था वो मुगल काल का चित्रकला का जो स्वर्ण युग के नाम से जाना गया था। तो शाहजहां का काल स्थापत्य कला का स्वर्ण युग था। उसने क्या किया था, दिल्ली का लाल किला बनवाया, दीवाने आम, दीवाने खास, दिल्ली की जामा मस्जिद ये शाहजहां के द्वारा ही बनवाए गए थे। दिल्ली का लाल किला, दीवाने आम, दीवाने खास, दिल्ली की जामा मस्जिद और अपनी प्रिय बेगम मुमताज की याद में ताजमहल का निर्माण कार्य और मयूर सिंहासन जो है वो शाहजहां के द्वारा ही बनवाया गया था। ताजमहल को बनने में लगभग 22 वर्ष का समय लगा था। काफ़ी धन संपत्ति इसमें खर्च हुई थी और मयूर सिंहासन पर भी लगभग ऐसा माना जाता है कि 1 करोड़ रुपए का खर्चा इस पर आया था। तो इस प्रकार शाहजहां ने आगरा की मोती मस्जिद, मच्छी भवन आदि का भी जो निर्माण है वो शाहजहां के द्वारा ही करवाया गया था। और ताजमहल का जो निर्माण है वो उस्ताद इंशाह एवं अहमद लाहौरी जो थे वो कौन थे, ताजमहल के मुख्य कारीगर कलाकार थे, जिनके निर्देशन में क्या है ताजमहल का निर्माण कार्य करवाया गया था। जो ताजमहल है वो भारतीय, ईरानी एवं मध्य एशिया का क्या है मिश्रण कहलाता है। जो ताजमहल है वो भारतीय, ईरानी एवं मध्य एशिया का मिश्रण कहलाता है या कहा जाता है। तो इस प्रकार शाहजहां ने दिल्ली का लाल किला, दीवाने आम, दीवाने खास और दिल्ली की जामा मस्जिद, ताजमहल और मयूर सिंहासन, आगरा की मोती मस्जिद, मच्छी भवन आदि जो है वो शाहजहां के द्वारा ही बनवाए गए थे। उस्ताद इंशाह एवं अहमद लाहौरी जो थे वो इसके प्रमुख कारीगर कलाकार थे, जिनके मार्गदर्शन में ही ताजमहल का निर्माण कार्य पूरा हुआ था। और जो ताजमहल है वो भारतीय, ईरानी और मध्य एशिया का
क्या है, मिश्रण कहा जाता है। तो ताजमहल है वो सफ़ेद संगमरमर का बना हुआ मकबरा है। तो शाहजहांबाद की जो स्थापना है वो शाहजहां के द्वारा ही करवाई गई थी और इसे क्या किया गया था, राजधानी बनाया गया था 1638 में। शाहजहां ने शाहजहांबाद की स्थापना की और इसे 1638 में क्या कर ली, अपनी राजधानी बना ली थी और इसे आगरा से क्या कर दी थी, हस्तांतरित कर दी थी। इससे पूर्व मुगलों की जो राजधानी आगरा थी, लेकिन 1638 में शाहजहां ने शाहजहांबाद की स्थापना कर इसे अपनी क्या की, नई राजधानी घोषित की। फिर शाहजहां का संगीतज्ञ कौन था, लाल खान, जिसे गुण समंदर के नाम से भी जाना जाता है। और शाहजहां के समय में जो चित्रकार थे उनके नाम थे मोहम्मद फकीर एवं मीर हाशिम। तो शाहजहां के समय के प्रमुख क्या रहे थे, चित्रकार रहे थे। इसके अलावा शाहजहां ने क्या किया था, सिजदा एवं पैबोस के नियम अर्थात प्रथा को क्या कर दिया था, उसने बंद करवा दिया था। तो जो बलबन था सल्तनत काल का शासक, उसने ये प्रथा शुरू की थी। सिजदा और पैबोस के नियम लागू किए थे। सिजदा अर्थात सुल्तान को झुककर सलाम करना, पैबोस चरणों को, सुल्तान के चरणों को चूमना। ये जो प्रथा थी ये शाहजहां ने क्या करवा दी, बंद ही करवा दी थी। इसके अलावा कविंद्राचार्य के कहने पर उसने क्या किया, बनारस और इलाहाबाद में क्या कर दिया, तीर्थ यात्रा कर क्या कर दिया, उसने बंद कर दिया था। तो इस प्रकार कविंद्राचार्य के कहने पर शाहजहां ने बनारस और इलाहाबाद में तीर्थ यात्रा कर पर प्रतिबंध लगा दिया। फिर हम चलते हैं, इसके अलावा उसने विवाह के संबंध में भी कुछ नए नियमों को प्रतिपादित किया था शाहजहां ने। तो ये थे शाहजहां के संबंध में कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु। तो आइए अब चलते हैं हम शाहजहां के पुत्रों में लड़ा गया उत्तराधिकार युद्ध, जो कि 1658 ईस्वी के मध्य 58 से 59 ईस्वी के मध्य लड़ा जाता है। सबसे पहले बहादुरपुर का युद्ध है वो लड़ा गया था। तो इसमें क्या किया था, जो दारा ने शुजा को पराजित कर दिया था। तो यह युद्ध दारा और शुजा के मध्य लड़ा गया था। इसमें जो दारा ने शुजा को क्या कर दिया, पराजित कर दिया था। दूसरा युद्ध लड़ा गया धर्मत का युद्ध 15 अप्रैल 1658 को। इसमें क्या हुआ, दारा को औरंगजेब ने पराजित कर दिया था। फिर सामूगढ़ का युद्ध फिर लड़ा गया 29 मई 1658 को। इसमें भी दारा को औरंगजेब ने फिर पराजित किया। फिर देवराई का युद्ध जो कि मार्च 59 में लड़ा गया था 1659 में, इसमें भी दारा की क्या हो गई, हार हो गई। और इस प्रकार अपने भाइयों की हत्या कर औरंगजेब क्या है, शाहजहां की मृत्यु के पश्चात नया मुगल बादशाह बन जाता है। तो उत्तराधिकार संघर्ष में औरंगजेब विजयी रहता है और उसके भाई पराजित होते हैं और लड़ते हुए मारे जाते हैं। तो इसके पश्चात क्या होता है, शाहजहां को 1658 से लेकर 1666 तक क्या है, औरंगजेब की कैद में जीवन व्यतीत करना पड़ता है। और 1666 में ही शाहजहां की क्या हो जाती है, मृत्यु। और 1658 में जो औरंगजेब है वो मुगल बादशाह बन जाता है। तो इस प्रकार ये थी शाहजहां के संबंध में प्रारंभिक परिचय, उसका प्रारंभिक जीवन, उसके प्रारंभिक विद्रोह, उसके समय में हुए साम्राज्य विस्तार। तो साम्राज्य विस्तार में एक जो घटना थी उसमें थोड़ी सी मिस्टेक थी, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि कांधार को लेकर क्या हुआ था, मुगलों में और ईरान अर्थात फारस में संघर्ष चलता रहता था। तो इसमें क्या था, 1622 में क्या है, कांधार को फारस ने क्या किया था, जीता था 1622 में। लेकिन 1628 में ये क्या है, मुगलों के अधीन हो गया था। परंतु बाद में 1648 में ये क्या हो गया, कांधार पुनः किसके अधीन हो गया, फारस के अधीन हो गया था। तो यहाँ मैंने गलती से 1600 पहले 32 बोल दिया था, लेकिन इसकी जो सही डेट है वो है 1622। सबसे पहले 1622 में फारस ने जीता था कांधार को, फिर 1628 में यह मुगलों के अधीन हो गया था और इसके पश्चात 1648 में इस पर फारस ने क्या कर लिया, वापस अधिकार कर लिया था। तो इस प्रकार कांधार को लेकर मुगलों और ईरान अर्थात फारस में क्या है, संघर्ष चलता रहता है। तो इसके साथ ही जो आज का हमारा टॉपिक है शाहजहां, उसके प्रारंभिक जीवन,
और प्रारंभिक जीवन, उसके विद्रोह और उसके समय में हुए स्थापत्य कला की उन्नति के बारे में आज हमने संक्षेप में क्या की है, जानकारी प्राप्त की है। कल हम फिर से शाहजहाँ के टॉपिक को लेकर फिर से हाजिर होंगे। तो कल हम देखेंगे कि शाहजहाँ का जो काल था वो मुगल काल का स्वर्ण युग था या नहीं। इसके पक्ष विपक्ष में हम क्या करेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके साथ ही आज का टॉपिक हमारा समाप्त होता है। कल हम फिर से हाजिर होंगे। शाहजहाँ का शासनकाल मुगल काल का स्वर्ण युग था या नहीं। इसके साथ ही आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद।